नमस्कार, सुगंधा लाइब्रेरी में आपका स्वागत है। आइए आज सुनते हैं भगवती चरण वर्मा की प्रसिद्ध कहानी सौदा हाथ से निकल गया। राय इकबाल शंकर का रौब दाग उनके रिश्तेदारों या उनके मोहल्ले वालों पर कितना ही रहा हो, उनकी घरवाली राधा, जो रद्धो बीवी के नाम से प्रसिद्ध है, उन्हें निहायत निकम्मा आदमी समझती है और रद्धो बीवी की कुशल सद्गृहिणी होने की ख्याति भले ही दूर दूर तक फैली रही हो, राय इकबाल शंकर रद्धो बीवी को निहायत गंवार किस्म की औरत समझते हैं और अक्सर अपनी भावना को रद्धो बीवी के मुख पर प्रकट भी कर देते हैं। यह क्रम पिछले 30 वर्षों से लगातार चला आ रहा है। जब इन दोनों का विवाह हुआ था और जीवन के अनेक उतार चढ़ावों के बावजूद पति पत्नी के एक दूसरे के प्रति इस अभिमत में अंतर नहीं पड़ने पाया। राय इकबाल शंकर की हवेली के 3 हिस्से किराए पर उठे थे। चौथे में वह स्वयं रहते थे। जहाँ तक कामकाज का सवाल है, ना राय इकबाल शंकर ने दिवंगत पिता राय हिम्मत बहादुर ने अपनी ज़िंदगी भर कोई काम किया और न राय इकबाल शंकर के एकमात्र सुपुत्र राय गोपाल कृष्ण से आशा की जा सकती है कि वह अपनी ज़िंदगी में कोई कामकाज करेगा। वैसे लड़का बुद्धिमान और प्रतिभाशाली है। बीए में उसे फर्स्ट डिवीज़न मिला है, लेकिन 3 साल पहले वह जो स्टूडेंट लीडर बनकर छात्र आंदोलन में जेल गया, तब से उसे राजनीति का चस्का लग गया है और छात्र लीडर की हैसियत से हिंदुस्तान भर में दौरे करता रहता है। राय इकबाल शंकर के पास पुराने ज़माने की एक आस्टिन कार है जो महीने 15 दिन आराम करती है और बाकी दिनों में शहर का एक आध चक्कर लगा लेती है। राय इकबाल शंकर खुद ही उस कार को ड्राइव करते हैं, वरना 8-10 साल पहले ही वह कार कबाड़ी की दुकान में पहुंच गई होती। उनकी हवेली में उनके पिता के ज़माने का एक टेलीफोन भी है, जिसका उपयोग बाहर वाले राय इकबाल शंकर से संपर्क स्थापित करने के लिए करते हैं। इस तरफ रद्धो बीवी ने ताला डाल रखा है और बहुत ज़रूरत पड़ने पर ही उसका ताला खोला जाता है। घर की व्यवस्था 16 आने रद्धो बीवी के हाथ में है, जिन्हें ज़िंदगी की गाड़ी घसीटनी पड़ती है। उस दिन सुबह के समय राय इकबाल शंकर जब नाश्ता करके उठे, उनके मन में आया कि शहर का एक चक्कर लगा लिया जाए। उन्होंने कार निकालने की कोशिश की, लेकिन कार की बैटरी डाउन थी। हवेली से निकलते ही उन्होंने एक रिक्शे वाले को रोका, लेकिन उसने गोकलागंज से हजरतगंज तक रिक्शे के किराए के रूप में जो 1 रुपया मांगा, तो राय इकबाल का पारा एकदम चढ़ गया। उन्होंने तय किया कि मील सवा मील का रास्ता पैदल ही नाप लिया जाए। जाड़े के दिन सुबह के 9 बजे का समय, धूप बड़ी सुहावनी थी और राय इकबाल शंकर अपने में ही मगन छड़ी हिलाते हुए चले जा रहे थे। एकाएक उनके पैर ठिठक गए। नवाब झम्मन के महल की ड्योढ़ी से हाशिम कबाड़ी निकल रहा था, अत्यंत प्रसन्नता और संतोष की मुद्रा में। उसके पीछे एक कुली के सिर पर लदी हुई एक बहुत ही बड़ी खाने की गोल मेज थी, जिसमें कुल 2 पाए लगे थे। तीसरा पाया हाशिम हाथ में लिए तलवार की तरह भांजता हुआ चल रहा था। उसके साथ राय इकबाल शंकर की पुरानी मुलाकात थी। उन्होंने बढ़कर हाशिम से पूछा, बड़े खुश नज़र आ रहे हो मियाँ, कोई अच्छा सौदा करके लौट रहे हो? हाशिम ने अपना फटा टनेटी वाला हाथ रोका, बड़े अदब से झुककर राय इकबाल शंकर को सलाम किया। हुजूर की बात, अच्छे सौदे तो लद गए अंग्रेज़ों के साथ। जब एक से एक जरीक वारीक चीज़ें कौड़ियों के मोल मिल जाया करती थीं, अब तो रह गए हैं बिगड़े हुए फटे हाल नवाब और रईस। खुद खाने पीने के मोहताज तो अब सिवा टूटे फूटे कबाड़ के रखा ही क्या है। अब देखिए ना, यह 3 टांग की मेज़, उस पर एक टांग टूटी हुई, यानी बिल्कुल अलग। नवाब झम्मन की बेगम से बस इतना सौदा हुआ है। राय इकबाल शंकर ने मेज़ पर नज़र डाली। उन्होंने अंदाज़ा तो मेज़ बड़ी पुरानी, यानी बाबा आदम के ज़माने की है, लेकिन अजीब ढंग की। ऐसी मेज़ उन्होंने ज़िंदगी में पहले कभी न देखी थी। कोयले की तरह काली, लेकिन उन्होंने भांप लिया कि मेज़ पर किसी तरह का रंग या रोगन नहीं चढ़ा है। वह तो लकड़ी का काला रंग ही है, यानी असली आबनूस की लकड़ी। उन्होंने भाव प्रकट नहीं होने दिए। वह बोले, ठीक कहते हैं हाशिम मियाँ, भला यह कोई मेज़ हुई 3 पाए वाली
और उस पर एक पाया अलग। एकाएक हाशिम का स्वर बदल गया। असली आबनूस की लकड़ी है हुजूर। हाशिम की नज़र धोखा नहीं खा सकती थी। तभी उसने 20 रुपया गड़ाप से थमा दिए बेगम साहिबा को। नवाब साहिब बेचारे 2-4 दिन से बेहोश ही पड़े हैं। खुदा जाने कब उनकी जान निकल जाए। मेज का जिक्र सुनकर जैसे कुछ देर के लिए उन्हें होश आ गया हो। कुछ बड़बड़ाए, हमें तो सिर्फ इतना ही सुनाई पड़ा, नसीरुद्दीन हैदर, नसीरुद्दीन, और फिर तुरंत बेहोश हो गए। तो हम तो यह मेज लदवाकर चल पड़े। रुपया 8 आना देकर जुम्मन बढ़ई से इसकी टांग ठुकवा देंगे तो नक्खास के बाजार में कोई भी माई का लाल इसे हंसते खेलते खरीद ले जाएगा। राय इकबाल शंकर ने मन ही मन हिसाब लगाया। फिर उन्होंने अपनी जेब से अपनी कुल पूंजी निकाली। 2 10-10 के रुपए, 1 5 का और 6 1-1 के। उन्होंने 25 रुपयों के नोट हाशिम के हाथ में थमाते हुए कहा, इस सब झमेले में कहाँ फंसोगे मियाँ हाशिम। इस मेज़ को बेचने के लिए तुम्हें साल 6 महीने का इंतज़ार भी करना पड़ सकता है। तो लो ये 25 रुपये और मेज़ मेरे यहाँ पहुँचा दो। मेज़ क्या, मैं तो लकड़ी के दाम दे रहा हूँ तुम्हें। हाशिम ने नवाब झम्मन की बेगम से 15 रुपयों में वह मेज़ खरीदी थी। उसने 25 लेते हुए कहा, हुजूर की बात भला हम कैसे टाल सकते हैं। जब आपको यह मेज़ पसंद आ गई तब आपकी हुई। और हाशिम ने वह मेज़ राय इकबाल शंकर के घर पहुंचा दी। रद्दो बीवी ने जो मेज़ देखी तो जलकर खाक हो गई। यह 2 टांग की काली कलूटी मेज़ कहाँ से यह कबाड़ उठा लाए। मैं कहती हूँ ज्यों-ज्यों आपकी उम्र बढ़ती जा रही है त्यों-त्यों आपकी अक्ल घटती जा रही है। जहाँ से लाए वहीं वापस कराइए। घर में रुपए नहीं है, परसों राशन मंगवाना है। राय इकबाल शंकर ने अपनी गलती महसूस की, लेकिन रद्दो बीवी का पारा देखकर हाशिम वहाँ से चुपचाप खिसक गया था। एक खिसियाहट भरी मुस्कान के साथ राय इकबाल शंकर ने रद्दो बीवी से कहा, अब तो खरीद ही ली है मैंने यह मेज़, वापस करने का सवाल ही नहीं उठता। तो सामान की कोठरी में रखवा दो। मेरा मन कहता है सौदा बेचा नहीं किया मैंने। और इसके पहले कि रद्दो बीवी और कुछ कहें, वह अपनी छड़ी घुमाते हुए घर से निकल पड़े। राय इकबाल शंकर से जयसुख मीरचंदानी की मित्रता कब और कैसे हुई, इस कहानी से इस बात का कोई संबंध नहीं है। लेकिन इतना बतला देना आवश्यक होगा कि जयसुख मीरचंदानी अंतर्राष्ट्रीय ख्यात की क्यारियों के व्यापारी हैं और दिल्ली में उनकी बहुत बड़ी क्यारियों की दुकान है। साल में 3-3 महीने वह यूरोप और अमेरिका में रहते हैं। 3 महीने हिंदुस्तान के विभिन्न भागों का दौरा करते हैं। लाखों और करोड़ों का सौदा वह हर साल कर लेते हैं। उस दिन दोपहर के समय भोजन करके राय इकबाल शंकर एक नींद लेने की सोच रहे थे कि उनके टेलीफोन की घंटी बजी। राय इकबाल शंकर ने टेलीफोन उठाया। हेलो, अरे जयसुख भाई, आप दिल्ली से बोल रहे हैं या लखनऊ से? लखनऊ से। तो अब आए हैं आप सुबह के वक्त? मेरी बड़ी किस्मत। हाँ, रात का खाना मेरे गरीब खाने में ही रहेगा। शाम 5 बजे तक मैं आपके होटल में पहुंच जाऊंगा। और राय इकबाल शंकर ने फ़ोन रख दिया। रद्दो बीवी के हाथ का बनाया खाना जिस किसी ने एक बार खा लिया वह उंगलियां चाटता रह गया। राय इकबाल शंकर ने रद्दो बीवी को आवाज़ दी, अजी सुनती हो, वह जयसुख मीरचंदानी आया है। कहता है रात के वक्त खाना मेरे यहाँ खाएगा तो कोरमा और शामी बना लेना, अगर हो सके तो थोड़ी सी बिरयानी भी बना लेना। सब बना लूँगी, रद्दो बीवी ने झुंझला कर कहा। घर में 1 हफ्ते से डालडा नहीं है, भगवान जाने कहाँ गायब हो गया। देहरादूनी चावल भी खत्म हो चुका है और आप आओ देखते ना ताओ लोगों को न्योत देते हैं। राय इकबाल शंकर मुस्कराए, अरे मुझे तो तुम्हारा भरोसा है। भला उस साले मीरचंदानी को तुम्हारे हाथ से बनाए खाने के मुकाबले का खाना कहाँ नसीब होगा। तो भाई तुम्ही को इंतज़ाम करना है। मुझे तो नींद आ रही है, थोड़ा आराम करके उसके यहाँ 5 बजे तक पहुँचना है मुझे। रद्दो बीवी को एक ही शौक़ है, अच्छा खाना बनाना और अच्छा खाना खिलाना। प्रसन्न होकर वह बोली, अच्छा आपको बातें बनानी बहुत आती हैं। आप अब सोइए, नहीं तो आपका मिजाज बिगड़ जाएगा। राय इकबाल शंकर जब अपनी नींद पूरी करके उठे तो 4 बज रहे थे। जल्दी जल्दी उन्होंने कपड़े बदले और घर से निकल पड़े। पीछे से रद्दो बीवी ने आवाज़ लगाई, देखिए जल्दी आ जाइएगा, मौसम का कोई ठिकाना नहीं, यह बहादों की घटा न जाने कब फट पड़े।
राय इकबाल शंकर ने आसमान पर नज़र डाली। पूरब में कुछ काले काले बादल दिख रहे थे। उन्होंने कहा, मैं कार लिए जा रहा हूँ, जल्दी ही आ जाऊँगा। यह जयसुख मीरचंदानी 8 साढ़े 8 बजे तक खा लेता है, तो खाना तैयार रखना। और राय इकबाल शंकर प्रसन्न मन चल पड़े। मीरचंदानी हजरतगंज के सबसे शानदार होटल में ठहरा था। राय इकबाल शंकर के पहुंचते ही पानी बरसना आरंभ हो गया। मीरचंदानी ने राय इकबाल शंकर का स्वागत किया। ये साला मौसम भी कितना खूबसूरत हो गया है राय साहिब। तो हमने सोचा कि बरसात का मज़ा लखनऊ में उठावें। दिल्ली में तो काम करते करते कबाड़ा निकल जाता है। और उसने बेरा से 6 बोतलें सोडा की मंगवाकर अपने सूटकेस से विस्की का अद्धा निकाला। दोनों अब इत्मीनान के साथ बैठकर बातें करने लगे। राय इकबाल शंकर ने पूछा, कहो मीरचंदानी, आज लखनऊ में कुछ काम बना? काम क्या बनेगा साला, हर एक आदमी 420 हो गया है। बड़ा बड़ा अफसर और मिनिस्टर तलक सब जाली माल भेड़ना चाहता है मीरचंदानी के हाथ। वह साला गेंदा लाल जरतारी का जामा लाया और बोला आसुबुद्दौला का है। यह नहीं सोचा कि ढाका की मलमल और कोहेनूर की मिल्की मलमल में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। और वह मीर सज्जाद 12 तस्वीर लाया, बोला राजपूत कला का है, बिल्कुल नकल, मुश्किल से 70-80 साल पुराना माल। वो तुम्हारा आर्ट कॉलेज का डायरेक्टर लंबी लंबी बातें करता है, लेक्चर झाड़ता है ऊपर से। ना बाबा, जी होता है लखनऊ छोड़कर चला जाऊं और फिर यहाँ आने का नाम ही ना लूँ। सब साला कबाड़ा। यह तो बुरा हुआ। राय इकबाल ने अपने गिलास से एक लंबा घूंट लेते हुए कहा, अरे हमारा जिगरी दोस्त राय इकबाल शंकर तो है यहाँ, तो उससे मिलना तो हो गया। फिर यह खूबसूरत मौसम, यह खूबसूरत शहर। रही 420 की बात, तो वह दुनिया भर में फैली है। अपना तो धंधा ही पूरा 420 का है। मीरचंदानी जोर से हंस पड़ा। फिक्र न करो, कल सुबह के प्लेन से हम कलकत्ता के लिए रवाना। लखनऊ में काम न बना तो न बना। एकाएक राय इकबाल शंकर को उस आबनूस मेज की याद आ गई। उन्होंने हाशिम कबाड़ी से खरीदी थी और उनकी कबाड़ की कोठरी में पड़ी थी, और जिसके संबंध में वह भूल गए थे। कुछ हिचकिचाते हुए उन्होंने कहा, मीरचंदानी, एक आबनूस की डाइनिंग मेज मेरे हाथ लग गई है, बहुत बड़ी और गोल। 8 आदमी उसके इर्द गिर्द बैठकर खाना खा सकते हैं। और इतनी बड़ी मेज, लेकिन कुल 3 पाए हैं उसमें। क्या बकता है राय इकबाल शंकर, आबनूस की इतनी बड़ी मेज और उसमें सिर्फ 3 पाए। दिमाग सही है? दिमाग बिल्कुल सही है। मेरे घर पर पड़ी है, उसका एक पाया अलग हो गया। मैं किसी अच्छे कारीगर से फिट कराने ही वाला था कि मेज का वजूद ही दिमाग से निकल गया। यह मेज तुम्हें कहाँ से मिली? अब मीरचंदानी के स्वर में उत्सुकता थी। यहाँ एक नवाब झम्मन थे, अभी कुछ दिन पहले ही उनकी मृत्यु हो गई। यह उनके यहाँ से ली थी। नवाब झम्मन अवध के किसी बादशाह के रिश्तेदार होते थे, शायद नसीरुद्दीन हैदर के साले के पोते थे। उन्हीं के यहाँ पड़ी थी। मैं उसे उनकी बेगम से खरीद लाया था। उस वक्त नवाब झम्मन बेहोश पड़े थे। एकाएक मीरचंदानी का चेहरा गंभीर हो गया। क्या कहा? नसीरुद्दीन हैदर के साले के खानदान वालों से यह मेज मिली है तुम्हें? आबनूस की लकड़ी है और उसमें सिर्फ 3 पाए हैं। और फिर जैसे उसने अपने आप से ही कहा हो, क्या यह संभव है? क्या यह संभव है? और मीरचंदानी ने अपनी आंखें बंद कर लीं, जैसे उसे नींद आ गई हो। राय इकबाल शंकर आश्चर्य से मीरचंदानी को देख रहे थे। उन्होंने कहा, क्या सो गए मीरचंदानी? मीरचंदानी ने चौंक कर अपनी आंखें खोल दी। अब उनमें बेहतर चमक आ गई थी। वह बोला, राय इकबाल शंकर, अगर यह माल असली है तो वाकई बड़ा कीमती है। मैं याद कर रहा था कि मैंने कहाँ पढ़ा या सुना था। किस्सा यह है कि नेपोलियन ने ऑस्ट्रिया हंगरी के शहंशाह की बेटी जोजेफिन से शादी की थी। तब जोजेफिन के साथ एक बढ़ई ऑस्ट्रिया से आया था। शायद वह बावेरिया का रहने वाला था। कुछ पागल सा आदमी था वह। उसका नाम था एल्बर्ट गुंथर। उसने एक ही डिज़ाइन की 3 मेज़ें बनाई थीं, आबनूस की लकड़ी की। वे डाइनिंग मेज़ें थीं 8-8 आदमियों के लिए, और उनमें केवल 3-3 पाए लगे थे। उलटना तो दूर रहा, मजाल है कि वे टस से मसवी हो जाएं। तो एक मेज़ तो अमेरिका के करोड़पति मिस्टर बिंडहम के पास है, एक बारसाई म्यूजियम में सुरक्षित है, लेकिन तीसरी का पता नहीं चल रहा था। अवध के बादशाह
नसीरुद्दीन हैदर बड़े शौकीन आदमी थे। अंग्रेज फ्रांसीसी सभी तरह के लोग थे उनकी मुलाजमत में। मुमकिन है उन्होंने वह तीसरी मेज़ मंगवा ली हो और यह वही तीसरी मेज़ हो। राय इकबाल शंकर का दिल अब बेतरह उछलने लगा था। उन्होंने दिल को थाम कर कहा, मीर चंदानी, मान लो यह वही मेज़ हुई। कुछ सोचकर मीर चंदानी बोला, अगर यह वही मेज़ है तो बड़ी आसानी से किसी अमीर की करोड़पति के हाथ 10-20 हज़ार में निकल जाएगी। तीसरी टांग को बड़ी कुशलतापूर्वक लगाना पड़ेगा। तो फिक्र मत करो, हमारे पास एक से एक अच्छे कारीगर हैं दिल्ली में। राय इकबाल शंकर ने पूछा, तो उसमें से मुझे कितना मिलेगा? अद्धे में बची हुई विस्की को 2 गिलासों में बराबर मात्रा में डालते हुए मीर चंदानी बोला, तुम हमारे दोस्त हो राय इकबाल शंकर, तो अगर माल असली है तो 5,000 तुम्हारे। हमें इसे बेचने में वक्त लगेगा, दौड़ धूप करनी पड़ेगी, खिलाना पिलाना होगा। 5,000 के ऊपर जो मिलेगा वह है हमारी तकदीर का। हमारा लखनऊ आना कारगर साबित हुआ। और उसने घड़ी देखी, 8 बजने वाले हैं, खाना खाने का वक्त हो गया है। हम 9 बजे सो जाते हैं, लेकिन ये साला पानी रुकने का नाम ही नहीं लेता। राय इकबाल शंकर उठ खड़े हुए, मैं अपनी मोटर लाया हूँ, कोई फिक्र की बात नहीं है। ठीक 9 बजे मैं तुम्हें यहाँ वापस पहुँचा दूँगा। अब चलो। गृहस्थी किस तरह चलाई जाती है, हर एक चीज़ का आनन फानन इंतजाम कैसे कर लिया जाता है, यह गुर औरतें ही जानती हैं। और इस सब की जानकारी रखने वाली औरतों में रद्दो बीबी का स्थान काफ़ी ऊंचा है। लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि रद्दो बीबी यह सब छमिया मेहरी के बल पर ही कर पाती हैं। छमिया मेहरी रद्दो बीबी की नौकरानी, सहेली, सलाहकार सब कुछ थी। हवेली के पीछे वाली एक कोठरी रद्दो बीबी ने छमिया को मुफ्त दे रखी है और उसी के अनुपात में रद्दो बीबी छमिया से मुफ्त काम भी करा लिया करती थी। जिस सामान की भी रद्दो बीबी को ज़रूरत थी वह सब छमिया उधार नकद जैसे भी बना आनन फानन ले आई। 4 बजे शाम से ही रद्दो बीबी रसोई बनाने में जुट गई। घंटे भर बाद पानी भी बरसने लगा। बिरयानी बन गई, शामी के लिए सामान भी तैयार हो गया, सब्जियां बन गईं, कोरमे का मसाला भूना जा रहा था कि एकाएक गैस खत्म हो गई। छमिया पास में ही खड़ी थी। गैस का चूल्हा बुझते ही बोली, हाय बीबी जी, यह मेरी गैस तो बुझ गई, ऐन मौके पर धोखा दे गई। 2 हफ्ता पहले ही तो आई थी। रद्दो बीबी ने तमतमा कर कहा, सब के सब बेईमान और हरामखोर हो गए हैं। देख जरा भट्टी जला ले, नीचे थोड़ा सा इमली का कोयला पड़ा है, उसे सुलगा कर। और रद्दो बीबी कहते कहते रुक गईं। एक परेशानी सी उनके चेहरे पर आई। और पत्थर का कोयला 2-4 दिन हुए ख़त्म हो गया। कल ये गए थे कोयले को लेने, तो मिस्र ने कहा था कम से कम 1 हफ्ता लगेगा कोयला आने में। शहर के किसी कोल डिपो में कोयला नहीं है। छमिया ने सहानुभूति प्रकट की, अरे बीबी जी, आग ही लगे ही सरकार माँ, कौनो चीज़ तो बाजार में नहीं है। अच्छा ठहरो, हम मिट्टी के तेल वाला चूल्हा जलाए लेती हैं। और छमिया भंडार घर से स्टोव निकाल लाई, लेकिन स्टोव ने तो जलने का नाम ही न लिया। रद्दो बीबी को एकाएक जैसे कोई बात याद आ गई। अरे उसमें मिट्टी का तेल है ही कहाँ जो जले। इन हरामजादों ने 4-5 दिन बिजली गायब रखी, तो स्टोव से तेल निकालकर लालटेन और ढिबरी में डाल दिया, तब रोशनी हुई। ठहरो बीबी जी, मिट्टी का तेल हम बाजार से लिए आती हैं, ज़रा राशन कार्ड देना। और मिट्टी के तेल की बोतल तथा राशन कार्ड लेकर वह बाहर भागी। रद्दो बीबी अब भयानक संकट में पड़ गई। 5:30 बज चुके थे। 7:30-8 बजे तक जयसुख मीर चंदानी को लेकर राय इकबाल शंकर आने को कह गए थे। कुल 2 घंटे ही तो बाकी हैं। कैसे यह सब होगा? उनका जी चाहा कि वह रोएं, लेकिन रोने से तो काम चलेगा नहीं। वह चुप बैठ गई। 5 मिनट में ही छमिया मुंह लटकाए खाली हाथ वापस लौटी। हाय बीबी जी, वहाँ तो फौजदारी हो रही है। 70-80 आदमी लाइन लगाए खड़े हैं, तो मारपीट शुरू हो गई। एक बच्चा कुचल गया, 2 आदमी अस्पताल भेजे गए, 3 आदमियों को पुलिस पकड़ ले गई, तो वह भागी वहाँ से। और उसने बोतलें तथा राशन कार्ड रद्दो बीबी को थमा दिए। अब क्या हो? बड़े करुण स्वर में रद्दो बीबी ने पूछा। फिक्र न करो, हम अभी लकड़ी का चूल्हा जलाए थे। लकड़ी की आंच में जैसा अच्छा खाना बनता है, वैसा भला गैस, पत्थर के कोयले की भट्टी और तेल स्टोव में क्या बन सकता है? आनन फानन सब हुआ जात है, लेकिन जलाने की लकड़ी तो इस घर में 2-3 साल से नहीं आई। रद्दो बीबी रुआंसे स्वर में बोले, हम अबही लेत आए थे। लाला भीखू मल का टाल आजकल 24 घंटा चल रहा है। न गैस, न कोयला, न मिट्टी का तेल।
झक मार के लकड़ी खरीदी, लेकिन ऐसे दाम बढ़ा दिए हैं उस हरामजादे ने कि कुछ पूछो ना। हारे हुए स्वर में रद्दो बीबी ने कहा, जो हो, अब तो नाक का सवाल है, तो ले आ 5 सिर लकड़ियाँ। कल दौड़ धूप करके गैस, पत्थर के कोयले या मिट्टी के तेल का इंतजाम किया जाएगा। 10 मिनट के अंदर ही छमिया 5 सिर लकड़ियाँ ले आई। कागज़ और इमली के कोयले के सहारे लकड़ियाँ जलाई गईं और देगची चूल्हे पर चढ़ गई। रसोई घर में धुआं भर गया। बरसात की गीली लकड़ियाँ, वह भी कच्ची, नई चिरी हुई, जलने का नाम न लेती थी। छमिया बोली, बीबी जी, ये लकड़ियाँ तो गीली हैं, इस चूल्हे में तो आधी रात तक भी खाना न बन पाएगा। दौड़ के भीखू मल के यहाँ से सूखी लकड़ी ले आओ, रद्दो बीबी ने हुक्म दिया। अरे बीबी, बरसात में भला सूखी लकड़ी कहाँ मिलेगी? भीखू मल ने सूखी लकड़ी कह के तो यह लकड़ी दी है, फिर अब तो पानी भी जोर से गिरने लगा है, तो इन्हीं लकड़ियों से काम चलाना पड़ेगा, जैसे भी हो। रद्दो बीबी और छमिया मेहरी धुएं से दोनों की आंखें लाल हो रही थीं। 60 वाट के बिजली के बल्ब का प्रकाश एक अंगारे के प्रकाश की भांति दिख रहा था। चूल्हा धोंकते धोंकते दोनों के हाथ थक गए थे। चूल्हा फूंकते फूंकते दोनों की सांसें फूल रही थीं। झल्लाकर रद्दो बीबी छमिया का हाथ पकड़कर रसोई घर से बाहर निकली। उन्होंने छमिया से कहा, खोल उस कबाड़ की कोठरी को, पुरानी चारपाइयों के पटिये या पाए पड़े हैं, वे तो सूखे होंगे, 20-30 साल पुरानी लकड़ियाँ। छमिया खुशी से उछल पड़ी। वाह बीबी जी, यह बात खूब सूझी। आम और जामुन की लकड़ी बिल्कुल मशाल की तरह जलेंगी। कोठरी खोली गई और तभी एक मेज का पाया छमिया के हाथ में आ गया। छमिया बोली, अरे बीबी जी, यह टूटा पाया हाथ में लग गया है, बड़ा बजनी है, 5-6 सेर का तो होगा ही। बस बस, काम बन गया, रद्दो बीबी बोली। एकदम सूखी और बेकार लकड़ी है यह, चल रसोई घर में जल्दी कर। लेकिन बीबी जी, इस पाए को चीरना बड़ा मुश्किल काम होगा, पत्थर की तरह ठोस है यह लकड़ी, छमिया ने चलते हुए कहा। अरे चल, चूल्हे में लगावें तो एक दफ़े अगर इसने आग पकड़ ली तो बुझेगी नहीं। मैं पुरानी लकड़ियों को अच्छी तरह जानती हूँ। और मेज की टांग को लेकर दोनों रसोई घर में पहुँची। टांग चूल्हे में डाल दी गई। एक तरफ से रद्दो बीबी ने पंखे से चूल्हा धोंकना आरंभ किया तो दूसरी ओर से छमिया मेहरी ने मुंह से चूल्हा फूंकना आरंभ किया। देखते क्या है कि 2 मिनट के अंदर ही मेज के पाए ने आग पकड़ ली और रसोई घर प्रकाश से जगमगा उठा। छमिया खुशी से चीख उठी, अरे बीबी, यह पाया तो मशाल की तरह जल रहा है, कैसी तेज आंच है, चलो काम बन गया। रद्दो बीबी भी चहक उठी। गैस के चूल्हे की भाप में इतनी आंच नहीं हो सकती थी, और फिर कैसे धीरे धीरे यह पाया जल रहा है, पूरा खाना इस एक टांग से बन जाएगा। बाकायदा कोरमा बनाना आरंभ हो गया। उस समय घड़ी में 7:30 बज चुके थे। जिस समय जयसुख मीरचंदानी को साथ लेकर राय इकबाल शंकर घर पहुँचे, पूरा खाना तैयार था, सिर्फ रोटियां सिकना बाकी था। 8:15 बज रहे थे और जयसुख मीरचंदानी को बड़ी ज़ोर से भूख लगी थी। उसने कहा, राय इकबाल शंकर, पहले डिनर फिर बातचीत। रद्दो बीबी खाना परोस रही थी और छमिया मेहरी रोटियां सेक रही थी। जयसुख मीरचंदानी खाना खाता जाता था और खाना खाने की बेतहाशा तारीफ़ करता जाता था। क्या कोरमा, क्या शामी है, और ऐसी बिरयानी तो हमने कभी ही नहीं खाई। अगर स्वर्ग है तो इस लखनऊ में। और इधर रद्दो बीबी अपनी तारीफ़ सुन सुनकर खुशी से फूली न समा रही थी। खाना खाकर जयसुख मीरचंदानी ने कहा, राय इकबाल शंकर, अब जरा वह तुम्हारी आबनूस की मेज भी देख ली जाए। राय इकबाल शंकर ने कबाड़ की कोठरी का दरवाज़ा खोला। छमिया मेहरी की मदद से राय इकबाल शंकर ने और जयसुख मीरचंदानी ने मिलकर वह मेज़ बाहर निकाली, फिर उसे कमरे में लाए। नियॉन लाइट के तेज प्रकाश में अपनी आंख मिचमिचाते हुए मीरचंदानी कुछ आश्चर्यचकित सा उस मेज को देखता रहा। फिर वह जैसे उछल पड़ा, वही है, वही है, वही तीसरी मेज। बिडहम के यहाँ काली मेज बिल्कुल इसी तरह की है। इसके एक पाए में एल्बर्ट गुंथर का नाम नक्श होगा। और उसने झुककर मेज के दोनों पाँवों को गौर से देखना आरंभ किया, लेकिन उसे उन 2 पायों में एल्बर्ट गुंथर का नाम नहीं मिला। हारकर उसने कहा, राय इकबाल शंकर, इस मेज का तीसरा पाया कहाँ है? उसमें वह नाम होगा। वह वहीं कोठरी में डाल दिया था, उसे निकलवाता हूँ। और उन्होंने रद्दो बीबी की ओर देखा।
वह इसका तीसरा पाया जो टूटा हुआ था वह तो निकाल लाओ। छमिया मैरी वहीं पास ही खड़ी थी। वह बोली, वह तो चूल्हे में लग गया है, तब कहीं खाना बना है जाकर। राय इकबाल शंकर को जैसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। क्या कहा? वह पाया चूल्हे में लग गया? हाँ हाँ, चूल्हे में लग गया, रद्दो बीवी बोली। ऐन मौके पर गैस चली गई। पत्थर का कोयला 1 हफ्ते से बाजार से गायब है। मिट्टी के तेल के लिए दुकान पर फौजदारी हो रही है, सर फूट रहे हैं। और वह मरा टाल वाला, गीली लकड़ियाँ, और वह भी बेतहाशा महंगी। खाना बनता तो कैसे? पुरानी सूखी हुई बेकार लकड़ी के नाम पर वह पाया दिखा तो लगा दिया चूल्हे में। जय सुख मीर चंदानी ने निराश भाव से कहा, एक शानदार सौदा हाथ से निकल गया। यह मेज असली है, इसे साबित करने को कोई सबूत अब नहीं रह गया। राय इकबाल शंकर ने अपना माथा ठोंक लिया। अरे भली मानुस, पाया नहीं जला, 5,000 की रकम जल गई है मेरी। और फिर उन्होंने मीर चंदानी से कहा, जयसुख भाई चलो, इसके पहले कि मैं इस गम के सदमे में बेहोश हो जाऊं, तुम्हें तुम्हारे होटल पहुंचा दूं।